हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और आप लोगों को पता है मैं नेशनल इनकम चैप्टर आपको करा रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में से है। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है और ऑलमोस्ट हम सारे न्यूमेरिकल खत्म कर चुके हैं, आपको करा दिए हैं मैंने। और आपको लास्ट पार्ट में, दैट इज 8th पार्ट के अंदर मैंने कुछ थ्योरी पोर्शन करवाया जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कुछ डिफरेंसेस थे, उसको अच्छी तरीके से कर लेना बेटा। और आज जो हम करेंगे, अब आगे वाली थ्योरी में आपको और कराऊंगी। मोस्टली हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लेना, 2 पार्ट शायद और बन पाएंगे और उसके बाद ये चैप्टर एंड। 10 मार्क्स का है, अच्छा वेटेज है। वीडियो को एंड तक देखना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम की थ्योरी बची हुई है। आज हम करने जाएंगे बेटा नेशनल इनकम के अंदर। मैं आपको मीनिंग वगैरह बताऊंगी। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे, मैंने डोमेस्टिक इनकम का आपका बताया था। इसको हम बोलते हैं NDPAT-FC, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ये होता क्या है डोमेस्टिक इनकम? एक बात याद रखिएगा, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो पर्सन अर्न कर रहा हो विद इन दी बाउंड्रीज। एक पर्सन जो काम कर रहा है किस चीज के लिए, विद इन दी बाउंड्रीज, अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, लेकिन विद इन दी बाउंड्रीज काम कर रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, लेकिन विद इन दी बाउंड्रीज, अपनी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही। तो वो क्या कहलाई जाती है? जो इनकम अर्न हो रही है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स से और यही उसकी सेल और परचेज हो रही है, वो क्या कहलाई जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। दैट इज, इसको क्या और बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ऐसी इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्न, प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड। जो इनकम यही अर्न करी जा रही हो विद इन दी कंट्रीज, यही प्रोड्यूस हो रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज और जनरेटेड विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब ये है डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही बनाई जा रही है, सेल परचेज भी गुड्स एंड सर्विसेज का यही करे जा रहा है। तो वो क्या चीज कहलाई जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। एंड अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब मैम नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो हमारे इंडिया के अंदर ही काम कर रहा हो। सिटीजन वो होगा बेटा जिसकी बर्थ प्लेस उसी जगह की। अगर कोई इंडिया में किसी का बर्थ हुआ है तो वो सिटीजन कहलाया जाएगा वहां का। लेकिन रेजिडेंट कोई बाहर से भी पर्सन आके यहाँ बिजनेस कर रहा हो और उसका कोई भी मोटिव यही हो कि वो अच्छी इनकम जनरेट करे, चाहे वो बाहर से आके इंडिया में काम कर रहा हो। ठीक है, उसका मेन मोटिव यही होना चाहिए, कोई भी कंट्री को प्रॉब्लम में नहीं लेकर के आना, कुछ गलत काम ना करना, रादर देन इनकम ही जनरेट करना, सही तरह से उस कंट्री के लिए काम करना। वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है। और किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए कुछ टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 ईयर से ज्यादा वहां पर रहना और उनकी कंट्री के लिए ही, उनके हक में ही काम करना। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज होता है? डोमेस्टिक कंट्री ऐसी इनकम है जो अर्न करी जाती है, प्रोड्यूस करी जाती है, जनरेट करी जाती है विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ दी कंट्री एंड अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। ठीक है मैम, समझ आ गया। अब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे नेशन की इनकम। ठीक है बेटा, पूरे नेशन की इनकम क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना। इसको NNPAT-FC भी बोलते हैं। ये क्या है? फुल फॉर्म इसकी नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट। ये होती क्या है, ध्यान से देखना। इट रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ऐसी इनकम जो अर्न कर रहा है कौन? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम जो अर्न कर रहा हो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और एक्सपोर्ट करके आउटसाइड कंट्री से यानी अब्रॉड से जो इनकम अर्न करी है उनको हम ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तो क्या हो जाएगा बचा? नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं NNPAT-FC। जब आपको न्यूमेरिकल करा रही थी फर्स्ट डे ही ये बताया था, नेशनल इनकम को हम NNPAT-FC बोलते हैं। जब हम डोमेस्टिक इनकम दैट इज NDPAT-FC के अंदर क्या ऐड कर देंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जितनी भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं अब्रॉड से, तो क्या निकल के आएगा? हमारा नेशनल इनकम। जो ये डोमेस्टिक इनकम है इसमें ऐड कर दिया हमने NFYA या फिर NFIA। ठीक है बेटा, इसको Y भी बोल सकते हैं और I भी। ये होता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से आपने ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करा
आउटसाइड द कंट्री, यानी सपोज करो यूएस से आपने करा, वहां से जितनी भी इनकम जनरेट होगी आप डोमेस्टिक इनकम के साथ जब ऐड ऑन कर दोगे उनको, तो क्या निकल के आएगा, नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक की बात करें तो अपनी कंट्री के अंदर ही जो पैसा कमाया जा रहा है वो डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा, जो डोमेस्टिक इनकम भी अर्न कर रहे हैं और जो आउटसाइड भी आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो वो इनकम जो अब्रॉड से भी आ रही है ऐड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, नेशनल इनकम। जब एनडीपीएफ में ऐड कर दोगे NFIA, क्या निकल के आएगा, NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, नेशनल इनकम। अब ये कहलाई जाती है डोमेस्टिक से जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स बेच रहे हैं विद इन दी कंट्रीज, और NFIA अब्रॉड से जो इनकम आ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, दोनों को ऐड कर दोगे क्या निकल के आएगा, NNPFC। समझ आ गया बेटा, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब है आपका बेसिक रिलेशनशिप। बेसिक रिलेशनशिप के अंदर मैंने आपको बताया था जब मैं न्यूमेरिकल करा रही थी, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज है, ये N से D पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, -NFIA। याद रखिएगा, ये बेसिक रिलेशनशिप याद रखना है। MP से FC पे जाने के लिए NIT को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। जब आपके पास न्यूमेरिकल भी आएंगे ना इनकम और एक्सपेंडिचर के, या कोई भी न्यूमेरिकल आए, तो आपको ये रिलेशनशिप बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पेज पर बनाना है, फिर स्टार्ट करना है। अब है बेसिक रिलेशनशिप में ये सबसे पहला कौन सा मेथड है, इनकम मेथड, उसका हम रिलेशनशिप लिख लेंगे, उसके हम स्टेप्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इनकम मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो इंक्लूड करता है वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा होता है, ये हमारा स्टेप था फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। और थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों को लगाने से क्या निकलता है, NDPFC, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ये सब आपको मैंने समझाया हुआ है, इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं। आपको मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ये पूरा रिलेशनशिप और पूरा मेथड समझाया था। जिसने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो जाकर के नेशनल इनकम की देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा हुआ है। अब नोट देखिए, NFIA या IA फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसका एक फॉर्मूला है। अगर NFIA नहीं गिवन होगा और क्वेश्चन में गिवन होगा फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, कितनी इनकम रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड से और कितनी हम पेड कर रहे हैं, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, NFIA या NFIA। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितनी हमने अर्न करी और कितनी हमें पेड करनी है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, ये आपका हो गया इंपोर्ट। ठीक है, समझ गए, फ्रॉम में से टू को माइनस करना, क्या आएगा, NFIA। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया है तो दे वर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन, या गिवन हो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। अनदर नेम है डेप्रिसिएशन के NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस याद रखिएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, याद रखिएगा, NIT अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है इनको सॉल्व करने में तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सारा का सारा याद रखना, बेसिक रिलेशनशिप। ठीक है मैम, समझ आ गया। अब है, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको थोड़े से मैंने मेथड बता दिए। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम, क्योंकि थ्योरी करा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करवाया था, आज पूरी थ्योरी करा रही हूँ इसलिए वो बताया था, ये ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी एक थ्योरी में आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है बेटा, अब देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, 3 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के नेशनल इनकम। पहला है इनकम, वैल्यू एडेड और टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि सारे न्यूमेरिकल आपको करा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। उन्होंने कहा है भाई स्टेप्स बताओ क्या कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है मैम, डिस्कस एनी 4 प्रिकॉशन, ध्यान से बात सुनना, 4 प्रिकॉशंस बताइए जो लेने होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ये बात बोल रहे हैं 4 प्रिकॉशन बताइए कि जब आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो इनकम मेथड से, वो हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए।
तो ठीक है, मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। इनकम मेथड को सबसे पहले आंसर में लिखेंगे इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट मेथड। याद रखिएगा, इसके अनदर नेम है, यही याद हो जाएगा, मेरे साथ साथ पढ़ना। इनकम मेथड के दो नाम और है, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड। याद रखिएगा, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड। ठीक है मैम, समझ आ गया। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हमें स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले याद रखना क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन है वो? दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द इनकम मेथड। ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, कौन कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर प्राइमरी भी प्रोड्यूस कर रहा है क्या? एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर इंक्लूड करता है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट यानी सर्विसेज। ठीक है बेटा, तो ये बात सबसे पहले हमें क्या चीज करना है, याद रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। तो पहला स्टेप क्या है इनकम मेथड का, जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है उसको क्लासिफाइड करेंगे, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में तीन ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जहां से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर डील करेगा मैन्युफैक्चरर, और टर्शियरी सेक्टर क्या है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारा चीज करेगा। सेकेंड स्टेप आता है आपका, आई होप पहला स्टेप पता चल गया होगा, तीन सेक्टर में डिवाइड करना है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और बता देना, प्राइमरी डील्स विद एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मैन्युफैक्चर, और टर्शियरी में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जिसको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फैक्टर इनकम जो अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, फैक्टर इनकम क्या चीज होती है? जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी वगैरह देना। ठीक है, जैसे समझा रही हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हम इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज भी बोलते हैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अदर नेम होता है इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, जो इंक्लूड करता है, याद रखना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज भी बोलते हैं, जो इंक्लूड करता है वेजेस, सैलरी इन कैश और काइंड, जो लोगों ने काम करा है उनकी वेजेस और सैलरी दे देना। ठीक है, कैश में, विच इंक्लूड फ्री हाउस फैसिलिटीज। ठीक है, जिसपे इंक्लूड जो करता है सैलरी के ऊपर भी क्या चीज है बेटा? फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज हो सकता है। कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब होता है जिसके अंदर फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज होती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज होता है। वो कंपनी टू कंपनी ही मैटर करता है कि कहाँ जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी इंक्लूड करता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए बेटा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है? किसी इंसान ने पूरी कंपनी के अंदर रिटायरमेंट हुआ, उसका पूरी कंपनी के अंदर काम करा, 60 साल के बाद उसको पेंशन भी मिल रही, किसके बारे में, किस चीज से रिलेटेड? सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है, सिक्योरिटी के फॉर्म में उसको रिटायरमेंट पे पैसा मिला, तो ये सब इसमें इंक्लूड होगा। तो याद रखिएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अनदर नेम होता है इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, जो इंक्लूड करता है क्या मैम? वेजेस एंड सैलरीज हो गया, इन काइंड और कैश हो गया, और वो इंक्लूड क्या कर सकता है? सैलरी के ऊपर फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, और एक चीज और, क्या चीज है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉय जिन्होंने क्या करा? पूरी लाइफ आपकी कंपनी के अंदर काम करा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड क्या? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करा किस चीज के लिए? सॉरी, टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड करता है ऐसी इनकम जो अराइज होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। ये क्या हो गया? लैंड पे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, रॉयल्टी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही है, और कौन है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या चीज हो गया? ये इंक्लूड करता है ऐसी इनकम जो अराइज होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टी, किसकी फॉर्म में? रेंट हो की फॉर्म में, जो भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। दस ऑपरेटिंग सरप्लस रेफर्स टू दी एग्रीगेट, का मतलब होता है सम टोटल ऑफ क्या चीज हो गया बेटा? सम या टोटल रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। वो क्या निकलता है? अगर हम इन तीनों को सबको ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मैंने न्यूमेरिकल में ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? ऐसी इनकम जो अर्न करना ड्यू टू सेल्फ एफर्ट्स, अपने सेल्फ एफर्ट्स लगा के सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करके। 10
एग्रीगेटिंग द अबव थ्री फैक्टर दैट इज व्हाट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। हमारे पास क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपीएट एफसी। जिन बच्चों ने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं अच्छे से पढ़ी होगी जा करके पढ़ लेना। फर्स्ट वीडियो के अंदर नेशनल इनकम के अंदर मैंने बहुत अच्छे से ये सारे क्लियर करे हुए हैं, ठीक है। आप और डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आपको अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा कि मिक्स्ड इनकम के अंदर कैसे कैसे क्या चीज आती है, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब है थर्ड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के अंदर फाइनली जब एनडीपीएट एफसी आ गया, अब इनकम मेथड से हमारे को नेशनल इनकम निकालना है, तो क्या करेंगे, फाइनली नेशनल इनकम विल बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज एनएफवाईए या एनएफआईए टू द डोमेस्टिक इनकम। तो देयरफॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा ठीक है बेटा, मैं खुद लिख के बता देती हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज एनएफआईए या एनएफवाईए ऐड कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा आपका जो लिखा हुआ भी है एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे, एनडीपीएफसी जो चीज निकालनी है नीचे रखेंगे, तो डी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है, तो इसमें ऐड क्या कर देंगे एनएफआईए। तो इसलिए यहाँ पे ऐड क्या करा गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाँ जी मैम, अच्छे से समझ आ गए तीनों स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पे आया, अब प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। क्वेश्चंस आपसे स्टेप भी पूछ सकता है और खाली प्रिकॉशन भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगर उसने कहा है राइट डाउन द प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, लिख देना है। पहला, ट्रांसफर इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड, बहुत ध्यान से सुनना, इसके अंदर कभी भी ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ट्रांसफर इनकम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा बेरोजगारी, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन समझते हो ना ओल्ड एज पेंशन कोई रिटायर हो गया उसका पैसा, आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है और बेटा ये तो गवर्नमेंट के खर्चे हैं जो उसको करने ही करने हैं, तो ये इंक्लूड नेशनल इनकम के अंदर कभी भी नहीं होंगे। नेशनल इनकम के अंदर वो चीज इंक्लूड होती है जो फाइनल गुड्स हो गए, बन के तैयार हो गए, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं क्योंकि उसमें टैक्सेस भी हम पे करते हैं। सेकेंड आ जाइए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर डिवेंचर नॉट टू बी इंक्लूडेड। शेयर और डिवेंचर बिल्कुल भी नहीं, ये हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। क्यों, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ financial assets like share, debenture, etc. will not be included in the estimation of national income as these are mere paper claim। अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो गई तो इसके अंदर कोई भी पेपर क्लेम नहीं कर सकते, हम इसके पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमने 1 करोड़ रुपए लगाए थे, 50 लाख लगाए थे, 10 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है बेटा। एंड डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, और ये कॉन्ट्रीब्यूट भी नहीं करते किस चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी मैम समझ आ गया। नेक्स्ट है इलीगल, ठीक है बेटा। इलीगल क्या है, इनकम। इलीगल इनकम क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना, इनकम अर्न फ्रॉम और थ्रू इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ऐसी इनकम जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे किसी ने कहीं से पैसे चोरी करे, स्मगलिंग का काम करा, ब्लैक मार्केटिंग कर दी, तो क्या है उसका कहीं रिकॉर्ड तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में यानी ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, याद रखना। फिर विंडफॉल्स गेन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, जैसे लाइक लॉटरीज, ठीक है, हॉर्स रेसिंग, लोग पैसा लगाते हैं, आईपीएल मैच पे पैसा लगा दिया, ठीक है लॉटरीज जानते हो ना, वो पेपर जो होता है लॉटरीज वगैरह खेलना, चिट वगैरह से खेलना, वो सब हो गया। हॉर्स रेस जो लगाते हैं, जिसपे पैसे लगाते हैं, मैच पे पैसा लगाते हैं, ये इंक्लूड नहीं होगा while calculating national income as there is no correspondence of flow of goods and services। इसमें कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और हम कहीं तक अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेच नहीं रहे हैं, फाइनल गुड्स नहीं है। तो बहुत अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है आपका, ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। हमने इनकम मेथड का कर लिया, हमने स्टेप्स भी कर लिए बेटा, हमने प्रिकॉशंस भी कर लिए। अब एक क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट आया है वो आया है
मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, किस चीज से, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, और 3 प्रिकॉशन भी बताने हैं टू बी केप्ट इन माइंड जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम फ्रॉम दिस मेथड। ध्यान से देखिएगा कि क्या है पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर 4 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, फाइनल एक्सपेंडिचर जिससे इनकर करा जाए वो 4 कैटेगरी बताई है। ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो इनकर्स कर रही है क्या, फाइनल खर्चा जिन पे कंज्यूमर कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो फाइनल खर्चा कर रहे हैं, वो घर में रहने वाले लोग हो गए, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज जो बना रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो गया जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में टैक्स वगैरह पे करना। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। क्या स्टेप्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिस टाइप ऑफ खर्चा एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ, कहां पर खर्चा कर रहे हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चले, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जो थोड़े कम समय चले। द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन एनआरआई दैट इज नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, वो काउंटेड नहीं होगा वेदर द एक्सपेंडिचर बी मेड इन डोमेस्टिक कंट्री। कोई बाहर से आया, कोई टूरिस्ट आया फॉरेन कंट्री से, उसने हमारी कंट्री से सामान खरीदा, ध्यान से सुनना, तो भी ये इंक्लूड नहीं होगा हमारा नेशनल इनकम के अंदर। दी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ एनआरआई विल नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं करा जाएगा नेशनल इनकम के अंदर, चाहे वो खर्चा कर रहा हो डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही। याद रखिएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर। फिर एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आपको भी ये बताया ना, सारे के सारे ये समझा रही हूँ। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब जब भी ये लिखा हुआ है हाउस होल्ड सेक्टर, इसको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और बच्चा एक बात याद रखना, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना, कई बार न्यूमेरिकल के अंदर भी आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो इसको याद रखिएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, यहाँ समझा भी दिया। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर अलोन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस यानी आर्मी की इक्विपमेंट वगैरह मंगाना, बॉम्ब वगैरह हो गया, गन्स वगैरह हो गया, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो सरकार खर्चा करती हो। ठीक है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। नेट एक्सपोर्ट सबको पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन क्या है इसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है, इट रेफर्स टू द फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर कर रहा हो बिजनेस सेक्टर पे, वो इंक्लूड कर रहा है कंपोनेंट क्या, एक्सपेंडिचर जो कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिजनेस हाउस हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है, बिल्डिंग बिजनेस हाउस, बिजनेस करने के लिए पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन मशीन, मशीन पे खर्चा कर रहा है खरीदने के लिए, इक्विपमेंट पे, ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल का आपको करवाया है, ध्यान से उसको ये पढ़ने के बाद उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, अच्छे से हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एक्वाजिशन ऑफ वैल्यूएबल एट मार्केट प्राइस, 10 बाय एग्रीगेटिंग, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपेंडिचर करना किसी भी सामान पर जो मार्केट प्राइस पे हो, ठीक है, 10 बाय एग्रीगेटिंग, एग्रीगेटिंग सम टोटल द अबव एक्सपेंडिचर, टोटल करेंगे सबका, वी गेट व्हाट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकलेगा, सबको ऐड करोगे चारों स्टेप्स को, GDP-MP, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, और हमारा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दिया होगा तो आपको इससे निकलेगा, इस फॉर्मूले से। इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, जिसने नहीं समझा होगा तो वो वीडियो में समझ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब ये होता है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम expenditure method. In order to calculate national income, net factor income from abroad is to be added to gross domestic product and market price. GDP-MP के अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा NFIA, whereas consumption of fixed capital और net indirect taxes will be excluded. माइनस क्या होगा, NIT और depreciation, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट,
GDCF, यहाँ पर इतनी चीज निकालने पे क्या आ जाएगा, GDPMP। अब NNPFC निकालना है, जो चीज निकालनी है नीचे रखेंगे। G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, हाँ जी मैम NFIA, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT करेंगे, और NIT का फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर NIT नहीं गिवन होता तो IT माइनस सब्सिडीज। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने जो पहले वीडियो पढ़ाई है उसमें ये मैंने करवा भी दिया था। जो मैं ये लिख रही हूँ, जो बच्चे मेरे शुरू से वीडियो पढ़ रहे होंगे नेशनल इनकम की, उनको ये समझ भी आ रहा होगा मैं क्या चीज बोल रही हूँ। तो बच्चा जिसने ये वीडियो पहले नहीं पढ़ी है, डिटेल में जाके पढ़ लीजिएगा और बेसिक रिलेशनशिप को ध्यान रखिएगा। G से N पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। इस बेसिक रिलेशनशिप को याद रखिएगा, जो चीज निकालनी है उसको नीचे रखिएगा। जैसे इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, बाय एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है बेटा, जो भी बताया है GDPMP। जो चीज निकालनी है नीचे रखेंगे, और इधर से देखिए तो G से N पे जाने के लिए माइनस डेप कर दिया, D से N पे प्लस NFI है, और MP से FC पे माइनस NIT। वही चीज हमने यहाँ करी है, ठीक है। तो उससे क्या निकल के आ गया आपका NNP@FC। आई होप आपको समझ में आ गया हो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और नहीं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ ये प्रिकॉशन पूछे जा सकते हैं। ऐसे लिखा आ सकता है क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो आप बता देंगे पहला क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे कि एक्सपेंडिचर जो खर्चा करा जा रहा है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जैसे स्कॉलरशिप बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ स्कॉलरशिप दे रही हो, ठीक है, स्कॉलरशिप दे रही हो। ओल्ड एज पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन मैंने आपको बता दिया है क्या चीज होता है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद जब ओल्ड एज है उस पे पेंशन देना, विल नॉट बी इंक्लूडेड एज नेशनल इनकम एज देयर इज नो प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड, इससे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। याद रखिएगा, ट्रांसफर पेमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड, जो इंक्लूड करता है स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देगी, ओल्ड एज पेंशन हो गई, वो इंक्लूड नहीं करा जाएगा क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल एसेट के अंदर हो गया जो भी आपको इनकम में भी बताया था, लाइक शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा, वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कोई भी पेपर क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर कोई फ्रॉड हो जाए, ठीक है। तो क्या चीज होगा, एंड डज नॉट लीड टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा फाइनेंशियल एसेट्स पे, लाइक शेयर्स और डिवेंचर। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स बनते हैं, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है, उसकी इंक और प्लास्टिक हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स होगा, जिसकी हेल्प से फाइनल पेन तैयार होगा। तो ये बात बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को वैल्यू नहीं ऐड होगी नेशनल इनकम के अंदर, जब वो बनके तैयार हो जाएगा, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, फुल पेन बनके तैयार हो जाएगा, तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में ऐड होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड एज दीज एक्सपेंडिचर विल लीड टू डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू, किसी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू दो बार गिन लेना। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू गिन लेंगे, नेशनल इनकम में ऐड कर देंगे, और फाइनल गुड्स की भी, तो दो बार गिन लिया जाएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा बेटा, डबल काउंटिंग हो जाएगा, दो बार थोड़ा ना पैसे देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ऐड नहीं होंगे नेशनल इनकम में। तो क्या हो गया प्रिकॉशन, ट्रांसफर पेमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज डिवेंचर और डिवेंचर और शेयर्स, वो भी ऐड नहीं होंगे। और एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। आई होप बेटे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया गया, स्टेप्स इनकम और एक्सपेंडिचर के और प्रिकॉशंस अच्छे से कर लेना। ये आपका आज हमारा 8th पार्ट भी खत्म हो गया है, आपको 2 पार्ट और करवाऊंगी, और व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ये आपको बहुत सारे नोट्स भी दूंगी, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और अभी 2 पार्ट्स में आपको थ्योरी और समझाऊंगी, 10 मार्क्स का चैप्टर है, अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल, और वीडियो को जरूर शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।